वेलकम टू द कौटिल्य इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एनर्जी क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं एनर्जी के बारे में बात करता हूँ तो एनर्जी का मतलब होता क्या है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो कि व्हाट डू मीन बाय एनर्जी, है ना, तो ये एनर्जी का एक डेफिनेशन सिंपल सा आपके हर एक बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन सिंपल इतना क्या एनर्जी आपको इतना सिंपल लगता है कि सिर्फ एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी बोल दिए और एनर्जी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, है ना। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जब आप किसी भी बॉडी पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए कि ये रहा कोई एक बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट, और मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया। इस पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये क्या होता है, आगे की ओर मूव कर जाता है, जिसे हमने क्या किया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन निकल जाता है। वर्क कितना हुआ ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि वर्क और एनर्जी जो है वो यही इन दोनों का क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब इसके आगे का किस तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं वर्क और एनर्जी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, है ना। तो सबसे पहले एक ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना बच्चों कि क्योंकि ये आपके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसे हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। मान लीजिए कि अगर कोई एक इंसान सोया हुआ है और एक इंसान जॉगिंग कर रहा है, तो आप सोचना, है ना, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और उसके बाद फिर आप सोच करके बताना कि एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि जो इंसान सो रहा है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि उसने तो खाना खाया है ना, खाना खाया हुआ है, आराम से सो रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। बट फिजिक्स के टर्म्स में ऐसा मत बोल देना, वरना जो भी टीचर आपके कॉपी को चेक कर रहा होगा या देख रहा होगा तो वो आपको मार्क्स 0 दे देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स के टर्म्स में हम बात जब कर रहे होते हैं तो एनर्जी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। दो चीज़ें होंगी, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, या तो बॉडी रेस्ट में होगी, है ना, या फिर बॉडी मोशन में होगा। दोनों में से एक चीज होगा, है ना। तो इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो कौन कौन से फोर्सेज उस पर लगते हैं, जब मोशन में होती है तो कौन कौन से फोर्सेज लगते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, मैं आपको वो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था कि अगर कोई इंसान सोया हुआ है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, या फिर जो इंसान जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी है, और जब किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द लेथार्जिक पर्सन। लेथार्जिक पर्सन का मतलब वो आलसी पर्सन जो सो रहा है ना, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और कहीं पे रुका हुआ है, तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी मूव नहीं कर रही, इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के साथ साथ वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसी को हम रेस्ट कहते हैं। और मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को एक जगह से दूसरी जगह वो चली जाती है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, मीन्स ये है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। तो जो भी बॉडी मोशन में होती है उसके अंदर एक एनर्जी अवेलेबल होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यदि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन यानी उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी अवेलेबल होती है हम उसे पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो उसके लिए एक हम ब्लॉक ले लेते हैं, ब्लॉक M, जिसका मास दिया हुआ है M। सपोज दैट कि ये किसी एक पॉइंट A पे रखा हुआ है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, है ना। इस ब्लॉक पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये ब्लॉक
यहां तक मूव कर गया, ठीक है, ये बी पॉइंट तक मूव कर गया। आपने यहां पे ब्लॉक को रखा था, ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये बी पॉइंट तक पहुंच गया है। इनिशियल वेलोसिटी ये तो रेस्ट में थी, है ना, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये 0, क्योंकि ये रेस्ट में था, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये रेस्ट में था। जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स की वजह से ए से बी पोजीशन पर ये ब्लॉक पहुंच चुका है। मास विल रिमेन द सेम, मास वही रहेगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया था, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, ठीक है। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस में 3 इक्वेशंस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड थर्ड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे जो फोर्स लगाया, अब इन्हीं तीनों में से आपको यूज करना है कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करें जिससे हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए। जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव किया होगा तो आखिर उस समय जो वर्क डन हुआ या फिर जो भी एनर्जी रिलीज हुई, आखिर वो कितनी हुई, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो बॉडी की 0 है, पहले ये रेस्ट में ही था तो इसे 0 लिख दो। 2 इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो किसी भी बॉडी का तो हम क्या कर देंगे, फोर्स बाय मास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिख दोगे, फोर्स बाय मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहां तक बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो 2f बाय एम इंटू एस, ये वी स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2fs। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये मास को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाना, एम वी स्क्वायर और ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर आ जाएगा और f डॉट s बच जाएगा। आप इसको देखो, ये जो एक्सप्रेशन आया 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है ये तो वर्क के लिए आया था, वर्क का एक्सप्रेशन भी यही सेम था। तो इसका मतलब कि कोई भी बॉडी जब वो मूव कर रही होती है और उसे आपको बोल दिया जाए कि उसका आपको वर्क कैलकुलेट करना है, तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी उसका कैलकुलेट कर दिया 1/2 mv स्क्वायर, तो यू विल गेट द वर्क डन। तो वर्क कितना हो गया आपका 1/2 mv स्क्वायर। इसी क्वांटिटी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, इस क्वांटिटी को, ये भी आपका एक वर्क है ना। तो इस क्वांटिटी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसे नोट कर लेना आप लोग, है ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट करो क्योंकि काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि वर्क कैलकुलेट करना है। तो और सपोज दैट किसी बुक में दिया हुआ है कि कोई भी एक बॉडी है जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये देखिएगा, मान लीजिए कि बोल दिया कि किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना। सपोज दैट इनिशियली ये रेस्ट में था, उस समय u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0। पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, बाद में ये कितना हो गया 10। सपोज दैट इनिशियल वेलोसिटी 0, बाद में फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आप इसका वर्क कैलकुलेट कर दो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसका क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर लोगे, हाफ एम वी स्क्वायर मास। सपोज दैट कुछ भी मास दिया हुआ हो 10 ग्राम, मैंने मान लिया ये सपोज दैट 10 kg दिया हुआ है या 10 ग्राम दिया हुआ है, कुछ भी ले लो आप, इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट, ये 500 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। और काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप कैलकुलेट, एनर्जी कोई सा भी हो उसकी यूनिट जूल, हम इसे जूल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वर्क है वो कितना हो गया 500 जूल। ऐसा नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसे नोट कर लो आप। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वर्क एंड एनर्जी को हम आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है दोनों एक साथ, ये तो खैर आपको समझ में आ गया होगा। ये इस क्वांटिटी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
अगर हो गया हो तो इसे नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं नाउ। ठीक है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब काइनेटिक एनर्जी आपका कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका 1/2 mv²। अब मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने वाला हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया वो 1/2 mv² आया है ना। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। dk/dt इज इक्वल टू 1/2 मास, ये आपका कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा, 2v dv/dt। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया, मास इंटू वेलोसिटी, और dv/dt ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। सो मास इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स, और ये फोर्स इंटू वेलोसिटी, dk/dt इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये देखो dk/dt आप इसे लिख लो f, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dr/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये dt ये कैंसिल आउट हो जाएगा, dk इज इक्वल टू f.dr, सिंपल। और f.dr को हम लिखते हैं वर्क डन। तो जब भी आपको वर्क कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये देखो, ये जो dw है, यहाँ पे dw ये इंटीग्रेशन करके हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे। अगर सपोज दैट ये dk और इंटीग्रेशन हम करते हैं 1 से लेकर के 2 तक, और ये जो dw है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के w तक, तो ये आपका जो वर्क डन आएगा ये टोटल कितना आ जाएगा, k2 माइनस k1, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू वर्क डन, ये k2 माइनस k1। तो ये जो k2 माइनस k1 है ये आपका आया है वर्क, टोटल वर्क आखिर हुआ कितना। तो टोटल वर्क, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, ऐसे कई सारे लग रहे हो फोर्सेस, F4, F5, ऐसे कई सारे फोर्सेस लग रहे हो। तो ये जो आपका जो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया, ये ऐसा नहीं है कि आप इन सारे फोर्सेस की वजह से आप कैलकुलेट करोगे कि एक फोर्स की वजह से कितना हुआ है ना, दूसरे फोर्स की। आप पहले इन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आप निकालोगे। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में कि 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, या फिर 3 फोर्सेस का, जो भी है फोर्सेस का आप पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट भी करते हैं। तो पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, ये जो वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो मैंने निकाला है ये आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट आया वर्क इज इक्वल टू k2 माइनस k1, या dk आप लिख दो, इसको हम वर्क एनर्जी थियरम भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वर्क एनर्जी थियरम, ये जो वर्क और एनर्जी, ये वर्क और एनर्जी का रिलेशनशिप कह लो आप इसे, या फिर वर्क एनर्जी थियरी कह लो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में।